हेलो दोस्तों, आयुष शख्स पैगाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। जितने भी चार्टर आए हैं उन चार्टरों में चार्टर या अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये सब कहा जाता है। तो उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था चार चीज़ों को, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 अमेंडमेंट एक्ट, 1784 पढ़ा था, फिर 1786 पढ़ा था। उसके बाद ये चार चार्टर एक्ट आए हैं, जिसमें प्रथम जो है चार्टर अधिनियम 1793 है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें निम्न व्यवस्थाएं की गई थी। जैसे जब से हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर होते थे उनको बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो ये कहने का मतलब है नियंत्रणकारी शक्तियाँ और बढ़ी और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण अधिक कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थे, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। एक मद्रास था, एक बम्बई था और तीसरा जो है बंगाल था। तो बंगाल का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था इस पे अधिक जो है शक्तियाँ और नियंत्रण किया। ठीक है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण है, व्यापार एकाधिकार को बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो व्यापार को जो उसमें महारानी होती थी जो इंग्लैंड की, हर बार जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। तो इस बार भी जैसे कि 1730 जो चार्टर अधिनियम 1793 इसके थ्रू जो है 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला देखेंगे नियंत्रण बोर्ड और सदस्यों की जो नियंत्रण बोर्ड थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके सदस्यों व कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से मतलब भुगतान करने लगे। यानी कि उनको पेमेंट जो है भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। तो दोस्तों, इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खास करके इसमें जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है ये 1793 वाला एक्ट, चार्टर अधिनियम। उसके बाद जो है दोस्तों, ये चार्टर अधिनियम 1813 देखते हैं। इनके चार्टर अधिनियम 1793 के 20 वर्ष बाद जो है चार्टर अधिनियम 1813 आया। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोस्तों। इसमें देखिए, व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो यहाँ पे उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी, ब्रिटिश सरकार होती थी, वो 20 साल के लिए जैसे केवल ब्रिटिश ही कंपनी ही आदि व्यापार कर सकती थी। लेकिन इसमें क्या है कि व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी के अलावा, जैसे कंपनी तो करेगी ही नहीं, कंपनी जो है व्यापार एकाधिकार में भाग लेती थी, लेकिन जो है चाय और चीन के साथ व्यापार उनका भी बना रहा। ठीक है दोस्तों, तो चाय और चीन के साथ व्यापार बना रहा, वो जो है हम आगे पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम 1833, उसमें समाप्त होता है। और उस समय जो है इस ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन हुआ और वो भारतीयों को अपने भारत में धर्म को प्रचार करने के लिए और प्रबुद्ध करने के लिए आए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ईसाई मिशनरी किस चार्टर अधिनियम के तहत है, तो 1813 दोस्तों। तो और अगला जो पॉइंट है, स्थानीय सरकारों को कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी कि गवर्नर जनरल जो कार्य परिषद थी या गवर्नर जनरल थे उस समय, उन्होंने स्थानीय सरकारों को ये अधिकार दिया कि आप जो है कर लगा सकते हैं व्यक्तियों पर। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा पे 1 लाख की व्यवस्था की गई है कि हर शिक्षा पे ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। और चौथा पॉइंट जो है तो दोस्तों, एक विधि आयोग का गठन किया गया, जिसे भारत का प्रथम विधि आयोग बोला जाता है, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। जिसके अध्यक्ष जो है लॉर्ड मैकाले थे। कभी कोई ये क्वेश्चन सीधा पूछता था, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था ब्रिटिश कालीन में, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किया था या उसके अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है चार्टर अधिनियम आता है 1833। यानी कि 20 सालों के लिए ये बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन कौन से पॉइंट हैं तो बहुत पॉइंट बिंदु जो है महत्वपूर्ण बिंदु, लेकिन जो है जो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे चार्टर है 1833, इसमें देखेंगे, इसमें जो है केंद्रीकरण और बढ़ा दिया गया। यानी कि जो केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। यानी कि जो है
1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से चालू था। मद्रास और बम्बई पे जो गवर्नर जनरल ने नियंत्रणकारी शक्तियाँ लगाया था उसे और भी बढ़ा दिया गया है कि यानी कि जो है इनको विधायिका संबंधित शक्तियों से वंचित कर दिया गया। कहने का मतलब जो दो अन्य प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास प्लस बम्बई, इनके अपने अपने कार्यकारी परिषद होते थे, लेकिन जब ये विधायिका जो उनकी कार्यकारी परिषद थी वो कानून बनाती थी तो वो विधायिका उन्हीं कहा जाता था। कहने का मतलब जो ये दोनों प्रेसिडेंसी के जो कार्यकारी परिषद यानी कि विधायिका जो या विधि बनाने से कोई जो शक्तियाँ थी उनको वंचित यानी ख़त्म कर दिया गया, वो विधि नहीं बना सकती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि केंद्रीकरण को और बढ़ावा दिया गया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का जनरल कहा गया। यानी कि जो हम जब पढ़े थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसे बंगाल का जो है गवर्नर कहा गया, गवर्नर जनरल कहा गया। लेकिन इसके बाद जो है 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था अब भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का एक गवर्नर जनरल होगा। और इसके पहले जो गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, जैसे सती प्रथा का अंत किया। इनका कार्यकाल जो है 1828 से 35 था। यानी कि अगर ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था या बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अंतिम भी था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था, दोनों था। इसके बाद दोस्तों कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब हम 1813 का चार्टर एक्ट पढ़े थे तो उसमें चाय और चीन दो के साथ व्यापार बना रहा, लेकिन वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे सिर्फ प्रशासन का ही कार्य संभालने के लिए कहा गया। यानी कि प्रशासन, यानी कि अब जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अब व्यापार से एक प्रशासन की तरफ चली गई। और दोस्तों एक और पॉइंट है, जैसे इसमें एक विधि आयोग का गठन किया गया, यानी कानून बनाने से संबंधित एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। और इस एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत भी किया गया। हालांकि इसे हम हिस्ट्री में पढ़ना चाहते थे, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो
एक आए थे, इनका कार्यकाल 1843 में था। तो लॉर्ड एडनबरो इसी एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत किया। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये है, बंगाल का गवर्नर जनरल अंतिम कौन था और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दूसरा, कंपनी का एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया? तो इस एक्ट के तहत समाप्त किया गया। अब कंपनी जो है व्यापार से प्रशासन की तरफ गई। एक विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। विधि आयोग का काम मतलब था कानून विधि से संबंधित सलाह या मशवरा करना जो भी था। और दास प्रथा का अंत इसी एक्ट के तहत किया गया 1843 में लॉर्ड एडनबरो द्वारा। तो उसको इसके बाद 1853 का चार्टर पढ़ते हैं। इसे कभी कभी दोस्तों पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चार्टर अधिनियम 4 आए थे जिसमें से हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। एक लास्ट है 1853, यानी कि 33 के बाद 20 साल जो है 20 साल बाद 53 आया। इसमें जो है दोस्तों जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लें। ये चार्टरों में सबसे अंतिम चार्टर था। अब जो गवर्नर का जो कार्यकारी परिषद होता था उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक विधायी यानी विधान कानून बनाने से संबंधित, एक प्रशासनिक यानी कि जो कानून को लागू करने संबंधित। यानी कह सकते हैं कि यहाँ से एक लघु यानी छोटी संसद का झलक दिखती है। जैसे हम आज संसद में हमारे होते हैं ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल उसमें जो गवर्नर जनरल होता था भारत का कार्यकारी परिषद, उनके लिए होती है। इनके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। और एक सिविल सेवा चयन की परीक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि जो सिविल सेवा भर्ती होती थी उस समय इसको ICS कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इसके लिए खुली प्रतियोगिता की बात की गई थी। हालांकि ये जो है 1833 के चार्टर में आया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसके विरोध के कारण इसको वापस ले लिया गया और फिर 1853 चार्टर में इसे फिर लाया गया है। यानी कि जो ICS परीक्षा होगी अब खुली प्रतियोगिता के तहत होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है और प्रथम बार जो केंद्रीय विधान परिषद होती थी यानी कि यह जो विधायी परिषद थी में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी लोकल लेवल के जो होते थे राजा वगैरह महाराजा, इनको प्रतिनिधित्व दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व। तो इसमें दोस्तों देखते हैं ये चार्टरों में लास्ट चार्टर था यानी कि 1853 का। और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद जो होते थे उनके कार्यों को अलग किया गया, यानी 2 भागों में बांट दिया गया। एक विधायी कार्य जो कानून बनाने संबंधित, एक प्रशासनिक जो कानून को लागू करते थे। यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे संसद की छोटी झलक मिलती है। जो संसद अगर पूछ लेता है कभी कभी के चार्टरों में संसद की सूरत वैसे PCS वगैरह में पूछता है। और ICS के खुली भर्ती की परीक्षा जो 1833 में आया था उसके विरोध के कारण वापस ले लिया गया था। अब खुली प्रतियोगिता ICS का जो एग्ज़ाम होगा खुली प्रतियोगिता के तहत होगा। और लास्ट पॉइंट है जो केंद्रीय विधान परिषद होता था उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बाद दोस्तों ये तो हो गया कंपनी का शासन जो हम उस दिन पढ़े थे हम लोग
1773 से लेके 1853 तक 2 भागों में बांटे थे ना। जैसे ये 1773 से लेके 1853 तक कंपनी, यानी कंपनी का शासन, जो कंपनी के द्वारा शासन हुआ था, तो कंपनी शासन कहेंगे। फिर उसके बाद 58 है ये 58। फिर 1858 से लेके 1947 में भारत जब आज़ाद होता है तो इसे क्राउन का शासन कहते हैं। यानी कि 1857 का तब विद्रोह हुआ था और उस समय महारानी विक्टोरिया थी, उन्हीं के तहत शासन ये चला गया। यानी कि जो ब्रिटिश संसद जो कंपनी के थ्रू रेगुलेट करते थे, अब धीरे धीरे वो उनके कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उसे सिर्फ प्रशासनिक के तौर पे देखा गया। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, तो 1858 से 1947 तक हम पढ़ेंगे क्राउन का शासन। इसे भारत का शासन अधिनियम कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम। इसके परिप्रेक्ष्य दोस्तों हम जानते हैं कि उस समय जो है 1857 का विद्रोह हुआ, तो उसका प्रभाव उसके परिप्रेक्ष्य में ये 1858 का अधिनियम आया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं दोस्तों। जो अभी तक भारत का गवर्नर जनरल होता था, यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल, उसे अब वायसराय कहा गया। जिसका कार्यकाल 1856 से 62 था, 6 वर्ष। तो सॉरी, इसका नाम बताना भूल गए। इसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इसका कार्यकाल 1856 से 62। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि कुछ समय के लिए ये गवर्नर जनरल था। उसके बाद जो है इसी के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद जो है जब 1858 का एक्ट आया तो इसे वायसराय बना दिया गया, और ये सीधा किसको रिप्रेजेंट करता था, ब्रिटिश क्राउन को। यानी कि इसकी जो अधिकार शक्तियाँ वहाँ से रेगुलेट किया जाता था, ब्रिटिश क्राउन सीधे उसे रिपोर्ट करता था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें हमने पढ़ा था 1784 के एक्ट में, नियंत्रण बोर्ड व निदेशक बोर्ड जिसे हम द्वैत शासन कहते थे, अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो ये उस समय नियंत्रण बोर्ड 1784 के अधिनियम के तहत आया था, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, अब द्वैत शासन, मतलब जो वहाँ से आरंभ मिलता है, जो वो 1784 के एक्ट के थ्रू ये आया था द्वैत शासन, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। कभी कभी पूछ लेता है कि द्वैत शासन की समाप्ति किस अधिनियम के तहत हुआ था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। और इसके लिए इसके बाद जो है भारत राज्य सचिव का एक पद गठन किया गया।
भारत राज्य सचिव का पद का गठन किया गया। जिसके संचालन के लिए एक परिषद का गठन किया जो 15 सदस्यीय थी। 15 उसमें सदस्य रहते थे। ये जो भारत का सचिव रहता था ये ब्रिटिश में रहता था, यानी कि ब्रिटेन में, ब्रिटिश में। और इसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था जिसमें 15 सदस्य थे। ये जो है ब्रिटिश संसद का जो इसका अध्यक्ष होता था, यानी कि जो सचिव होता था, सचिव, ये जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। और ये भारत के शासन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी ये वहाँ पे रिपोर्ट करता था संसद में। तो दोस्तों इतना 2-3 पॉइंट इसके महत्वपूर्ण हैं। एक ये सबसे महत्वपूर्ण वायसराय कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल उतना था 1856 से 62 था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। और जो द्वैध शासन की शुरुआत 1784 एक्ट के तहत हुई थी, अब वो समाप्त हो गया है। और इसके तहत भारत राज्य सचिव का गठन किया गया है, जिसके कार्यकारी परिषद में 15 सदस्य होते थे और ये उसका अध्यक्ष होता था। और ये ब्रिटेन में रहता था और ये जिसका जो अध्यक्ष होता था वो ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था। और भारत से संबंधित सभी मामलों को वो ब्रिटिश क्राउन के तहत रिपोर्ट करता था, यानी संसद में उनसे संबंधित जो भी है आंकड़े पेश करता था या रिपोर्ट करता था। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यहाँ तक ही समाप्त करते हैं क्लास 1858 भारत शासन नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, जैसे 1861 का अधिनियम है, उसके बाद जो है 1892 का। ऐसे दोस्तों अभी कम से कम 5-6 तो हैं, जैसे 1909 हो गया, 1919 हो गया, 1935 हो गया, 1947 हो गया। तो दोस्तों इसको नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमी हो या कोई क्वेरी हो उससे संबंधित कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।